तो आज हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प पहेली है। सोचिए, तारीख है 29 दिसंबर 2025। सोने और चांदी के बाजार में अचानक एक तेज गिरावट आती है। अब ज्यादातर लोगों को तो ये सामान्य उतार चढ़ाव ही लगेगा, लेकिन हमारे पास जो स्रोत है वो एक बिल्कुल अलग कहानी बताता है। इसका शीर्षक है राहु केतु ट्रैप, बाजार दुर्घटना का ज्योतिष। और ये स्रोत दावा करता है कि ये गिरावट कोई संयोग नहीं थी, बल्कि ग्रहों की एक सोची समझी चाल थी। पर इससे पहले कि हम इसकी गहराइयों में उतरें, ये बताना जरूरी है कि स्रोत की शुरुआत एक चेतावनी से होती है। हाँ बिल्कुल। लेखक ने ये बहुत साफ किया है कि ये सामग्री सिर्फ ज्योतिषीय अध्ययन के लिए है, मतलब एजुकेशनल पर्पस के लिए। इसे किसी भी तरह की निवेश की सलाह नहीं समझना चाहिए। शेयर बाजार में जोखिम होता है और कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात करना वो अनिवार्य है। हमारा मकसद यहाँ इस ज्योतिषीय नजरिए को समझना है, न कि कोई वित्तीय सलाह देना। बिल्कुल सही कहा। तो चलिए इसे खोलते हैं, पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इस स्रोत के मुताबिक 29 दिसंबर की उस गिरावट के पीछे असल में चल क्या रहा था। स्रोत की शुरुआत ही मतलब काफी नाटकीय ढंग से होती है। वो इसे द बिग ट्रैप कहता है, एक बड़ा जाल। और ये जाल छोटे ट्रेडरों के लिए बिछाया गया था। स्रोत के मुताबिक बड़े खिलाड़ियों ने अपनी नए साल की छुट्टियों का क्या कहते हैं खर्च निकालने के लिए पूरा खेल रचा। हाँ, और यहाँ दिलचस्प बात यह है कि स्रोत इसे सिर्फ बाजार की चाल नहीं बल्कि मानवीय लालच से जोड़ता है। विश्लेषण के अनुसार राहु ग्रह, जो उस समय अपने ही नक्षत्र शतभिषा में था। अच्छा, अपने ही नक्षत्र में? हाँ, तो वो बाजार में एक रोलर कोस्टर जैसी स्थिति बनाता है, बहुत ज्यादा अस्थिरता। और इसी का फायदा उठाकर बड़े खिलाड़ियों ने पहले छोटे ट्रेडर्स को आकर्षित किया और फिर 29 दिसंबर को बाजार गिराकर अपना मुनाफा निकाल लिया। स्रोत इसे मजाक में न्यू ईयर की पूरी मौज मस्ती का खर्च कहता है। तो इस पूरे विश्लेषण का जो आधार है वो दो ग्रहों पर टिका है, राहु और केतु। बिल्कुल। इन्हें ही बाजार की चाल का मुख्य कारण बताया गया है। हाँ, स्रोत के अनुसार इन दोनों की भूमिका बिल्कुल विपरीत है, एकदम उल्टी। राहु को कहा गया है तेजी का ग्रह। तेजी का ग्रह, हाँ, जो बाजार में उत्साह, एक तरह की बढ़ोतरी लाता है, ऐसा माहौल बनाता है कि सब ऊपर ही जाएगा। और केतु ठीक इसका उल्टा, उसे मंदी का ग्रह बताया गया है। उसका काम है राहु ने जो तेजी की हवा बनाई है उसे निकाल देना। अच्छा, तो मतलब राहु गुब्बारे में हवा भरता है और केतु उसमें पिन चुबो देता है। बिल्कुल, समझ गया। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो स्रोत का तर्क यही है कि जब ये दोनों ताकतें टकराती हैं तो ना तो तेजी टिकती है और ना ही मंदी स्थिर होती है। इसका नतीजा होता है जबरदस्त अस्थिरता, और इसमें फंसते हैं छोटे और भावुक ट्रेडर। उनकी पोजीशन वहीं की वहीं अटक जाती है। तो 29 दिसंबर को ही ऐसा क्या खास हुआ? स्रोत में उस दिन के ग्रहों की स्थिति का काफी विस्तार से ब्यौरा दिया है। ऐसा लगता है कई ग्रहों ने मिलकर ये स्थिति बनाई। बिल्कुल, असली खेल ग्रहों की स्थिति में ही छिपा है। कुछ खास बातें हैं। पहली, पंचक सुबह 10 बजे खत्म हुआ। एक मिनट, यहाँ रुकते हैं। पंचक ये क्या होता है? कई सुनने वालों के लिए शायद ये नया शब्द हो। सही सवाल है। पंचक ज्योतिष में 5 दिनों का एक ऐसा समय होता है जिसे ज्यादातर शुभ कामों के लिए अच्छा नहीं माना जाता। अच्छा। आप इसे एक तरह का रेड सिग्नल समझ सकते हैं, जब बड़े खिलाड़ी कोई बड़ा दांव खेलने से बचते हैं। तो 29 तारीख को सुबह 10 बजे जैसे ही ये अशुभ समय खत्म हुआ, वो बाजार में सक्रिय होने के लिए एक ज्योतिषीय ग्रीन सिग्नल था। समझ गया, मतलब खेल शुरू करने का मुहूर्त। बिल्कुल। और ठीक उसी समय कुछ और भी हुआ? हाँ, ठीक उसी समय चंद्रदेव ने केतु के नक्षत्र अश्विनी में प्रवेश किया। इसे सोने चांदी में गिरावट की शुरुआत का कह सकते हैं ट्रिगर बताया गया है। चंद्रमा का केतु के नक्षत्र में आना ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि चंद्रमा मन और भावनाओं का कारक है ना? और अश्विनी नक्षत्र का स्वामी केतु है, जो कि मंदी का ग्रह है। तो जब भावनाओं का ग्रह मंदी लाने वाले ग्रह के घर में गया तो उसने बाजार के सेंटिमेंट को सीधे सीधे नकारात्मक कर दिया। डर का माहौल बनना शुरू हो गया। अच्छा, तो ये तो दूसरा सुराग हुआ। इसके बाद तीसरा, बुध ग्रह भी केतु के नक्षत्र मूल में आ गए। और शुक्र? अस्त शुक्र पहले से ही मूल नक्षत्र में थे, जिसे स्रोत केतु का इलाका कहता है। तो अब
चंद्रमा, बुध, शुक्र, ये सब केतु के प्रभाव में आ गए। और बुध तो व्यापार का ग्रह है। हाँ, तो जब व्यापार और तर्क का ग्रही मंदी लाने वाले केतु के प्रभाव में आ जाए तो बाजार में सही फैसले लेने की क्षमता कम हो जाती है, डर हावी हो जाता है। मतलब एक के बाद एक ग्रह मंदी वाली टीम में शामिल होते जा रहे थे। बिल्कुल, और बात यहीं खत्म नहीं हुई। मंगल और सूर्य, ये दोनों शुक्र के नक्षत्र में थे, और ये चारों ग्रह बुध, शुक्र, मंगल और सूर्य, ये सब बृहस्पति की धनु राशि में स्थित थे, एक ही जगह पर। और इन सब पर वक्री बृहस्पति की दृष्टि भी थी, है ना? वक्री का क्या मतलब है? वक्री का मतलब है जब कोई ग्रह पृथ्वी से देखने पर पीछे की ओर चलता हुआ दिखाई दे। और बृहस्पति जो गुरु है, समृद्धि का ग्रह है, जब वो वक्री होता है तो उसका असर अप्रत्याशित हो जाता है। अच्छा, तो जो गुरु सामान्य स्थिति में बाजार को बचाता, उसी की वक्री दृष्टि ने इस गिरावट के प्रभाव को कह सकते हैं कई गुना बढ़ा दिया। ये तो वाकई ग्रहों का एक पूरा जाल लग रहा है। हाँ, स्रोत इन सभी कड़ियों को जोड़कर एक ही नतीजे पर पहुंचता है कि उस दिन मंदारिकारक ग्रहों का प्रभाव इतना प्रबल था कि गिरावट होना लगभग तय था। तो इस सब का मतलब क्या हुआ? इस गिरावट का अंतिम परिणाम क्या था? स्रोत का निष्कर्ष बहुत स्पष्ट है। वो इस गिरावट को असली नहीं, नकली कहता है। नकली, ये एक बहुत बड़ा दावा है। मतलब जिन लोगों का पैसा डूबा उनके लिए तो नुकसान बिल्कुल असली था। यहाँ नकली का मतलब ये है कि गिरावट के पीछे कोई फंडामेंटल कारण नहीं था। अच्छा, मतलब अर्थव्यवस्था में या सोने चांदी की मांग में कोई बड़ी नकारात्मक खबर नहीं थी। ये गिरावट सिर्फ एक डर का माहौल बनाने के लिए की गई थी, ताकि छोटे ट्रेडर घबराकर अपनी पोजीशन बेच दें और बड़े खिलाड़ी उसे सस्ते में खरीद सकें। इसीलिए स्रोत एक चुभने वाला सवाल पूछता है, अब वो क्या मनाएगा, न्यू ईयर या मार्जिन कॉल? तो इसका मतलब यह है कि ये अंत नहीं था। स्रोत के अनुसार बिल्कुल नहीं, ये अंत से कोसों दूर है। विश्लेषण भविष्यवाणी करता है कि यह सिर्फ एक अस्थायी झटका था और सोने चांदी में फिर से तेजी आएगी। और ये भी कहा गया है कि आने वाले समय में इसके अनुमान के बारे में और जानकारी साझा की जाएगी। तो आज हमने देखा कि कैसे एक वित्तीय घटना को ज्योतिष के चश्मे से भी देखा जा सकता है। यह स्रोत बाजार के उतार चढ़ाव को केवल आर्थिक आंकड़ों से नहीं, बल्कि ग्रहों की चाल और उनकी ऊर्जा से जोड़कर समझाता है, जहां राहु और केतु वो मुख्य भूमिका में हैं। और ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है ना, कि क्या बाजार की चाल पूरी तरह तर्क और विश्लेषण पर आधारित होती है, या इसमें मानवीय मनोविज्ञान और कुछ ऐसे पैटर्न भी शामिल होते हैं जिन्हें पारंपरिक तरीके पकड़ नहीं पाते। स्रोत का अंत एक बहुत ही विचार करने वाली सलाह के साथ होता है। चार्ट से पहले ग्रह पढ़िए और ग्रहों से पहले अपना लालच। ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि चाहे विश्लेषण की कोई भी प्रणाली हो, अंत में मानवीय भावनाएं, खासकर लालच और डर, कितने बड़े कारक साबित होते हैं। शायद असली खेल चार्ट या ग्रहों में नहीं, हमारे अपने मन के अंदर होता है।